गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के गुलशन आज फिर से आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं कक्षा 6 के लिए आपके पाठ्य पुस्तक से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पाठ 8 जिसमें आज हम लोग अन्याय के विरोध में जो एकांकी है उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप सब कोई अपने पाठ्य पुस्तक की सहायता से उसे देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अन्याय के विरोध में। अन्याय के विरोध में शिक्षण संकेत विदेशी साहित्य की अनूठी कृति प्रस्तुत एकांकी में एक और एक भोली भाली गवर्नेंस सेविका की मार्मिक पीड़ा और विवशता का सजीव चित्रण है। वहीं दूसरी ओर शोषण से मुक्ति पाने का संदेश भी है। प्रभावशाली संवादों से भरपूर इस एकांकी में साम्यवादी विचारधारा की सहज अभिव्यक्ति हुई है। लेखक ने इस एकांकी के माध्यम से शोषितों को शोषकों से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। यानी कि इस एकांकी के माध्यम से जो लेखक हैं उन्होंने क्या किया है कि जो शोषित जिनको शोषकों के द्वारा शोषित किया जाता है उनसे कैसे संघर्ष करना है इसकी प्रेरणा दी गई है। तो आइए इस पूरी कहानी को देखते हैं, पूरी एकांकी को देखते हैं। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। गृह स्वामी, हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया नाम है और गृह स्वामी यानी कि जो घर का मालिक है उसको। तो गृह स्वामी हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया को बैठ जाने के लिए बोलता है। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया, बैठती हुई बोलती है शुक्रिया। गृह स्वामी फिर से बोलता है, हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। जो गृह स्वामी है वह बोलता है, हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। जो गृह स्वामी है वो बोलता है कि तुम्हारी जो तनख्वाह थी वो 30 रुपए रूबल महीना तय हुई थी। तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, मुझे ऐसा लगता है, तुम खुद से कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। फिर जूलिया बोलती है विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। जूलिया जवाब देती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृह स्वामी, नहीं भाई 30। गृह स्वामी बोलता है, नहीं भाई 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए मैंने नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल प्रति महीना ही देता हूँ। यानी कि जो गृह स्वामी के बच्चे हैं उनकी देखभाल और उन्हें जो पढ़ाने वाली गवर्नेंस है उसको वह 30 रूबल प्रति महीना ही देता है। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल महीना देता था। अच्छा तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीना 5 दिन। गृह स्वामी, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं।
भाई मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है, बोलती है कि आप कह रहे हैं तो ठीक, और उसके बाद वो रुक जाती है। गृहस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। तुमने 12 दिन काम नहीं किया है तो 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। कोल्या जो है वह 4 दिन बीमार रहा तो सिर्फ तुमने वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद तुम्हारे दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। इसके बाद वो बोलता है कि पिछले हफ्ते में शायद तुम्हारे दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी पत्नी जो है वह तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागा। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। यानी कि जितना नगा होता है वह क्या करता है, उसमें से वो पैसे काट लेता है और पैसे काटने के बाद बोलता है कि 60 में से 19 घटा दिया गया, उसके बाद 41 रूबल तुम्हारा पैसा बचता है, ठीक है, ऐसा बोलता है। फिर जूलिया रुआंसी हो जाती है, रोते स्वर में, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग में तो हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा, यानी कि प्याली जो टूट गई है उसका मैं 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नजर बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहां टहनी के खरोंच लगने से उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? गृहस्वामी बोलता है, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। जूलिया को काफी दुख होता है, वह रो रही होती है और बोलती है कि जी सुन रही हूँ। गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट करता हूँ, हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे।
जूलिया बोलती है कि आप जब कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से हम बच्चे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे। जूलिया बोलती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताया तक नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताती तो अनर्थ हो जाता। तुम्हारी मालकिन जो है उसने मुझे बताया तक नहीं है। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचा है 11 रूबल। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते हुए स्वर में, जी धन्यवाद। गृहस्वामी सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है और भारी आवाज करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह 1-2 चक्कर लगाता है। धन्यवाद। जूलिया, तुमने धन्यवाद कहा ना? गुस्से से, धन्यवाद किस बात का? जूलिया, आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। गुस्से से बोलता है कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। जूलिया, जी हाँ मालिक। जूलिया फिर भी बोलती है, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। जूलिया बोलती है डर करके कि इसके पहले मैं जहाँ जहाँ काम की हूँ वहाँ पर तो मुझे 1 भी पैसा नहीं मिला है, आप तो फिर भी मुझे कुछ पैसे दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध से कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया? जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर ये है तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। अब वो बोलता है कि मैं तुम्हारा मजाक कर रहा था, तुमसे मजाक कर रहा था, ये तुम्हारा 80 रूबल पैसा जो है वो मैं रखा हूँ, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। इससे पहले तुम मुझे कुछ प्रश्न का उत्तर दो। जूलिया, क्या ये जरूर है? जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर
निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। वह उसे अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए कहता है। इस तरह जो तुम्हारे ऊपर जातियां हो रही हैं उससे तुम खामोश मत रहो। ऐसे खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अंतोन चेखोव। कवि परिचय। अंतोन चेखोव रूसी साहित्य के आधार स्तंभ अंतोन चेखोव का जन्म 29 जनवरी सन 1860 में हुआ था। इन्होंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई के दौरान ही छोटी छोटी कहानियां लिखनी प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने समाज को अत्यंत साहित्य प्रदान किया। इनका हृदय शोषित समाज के प्रति संवेदनशील था। साहित्य का ये सितारा 14 जुलाई सन 1904 को मात्र 44 वर्ष की अवस्था में ही अस्त हो गया। यानी कि 14 जुलाई सन 1904 को अंतोन चेखोव, जो कि महज 44 वर्ष के थे, 44 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। इस एकांकी के माध्यम से अंतोन चेखोव ने ये शिक्षा देने का प्रयत्न किया है कि अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती या जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो हमें कभी भी शांत नहीं रहना चाहिए। हमें उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और हमें कभी भी दब कर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जितना दबेंगे उतने ही लोगों के द्वारा दबाए जाएंगे, लोग हमें दबाएंगे। इसलिए हमें संसार में जो लोग हैं, जिस प्रकार से वे हमारे ऊपर जुल्म करें, उसका ठीक हमें उनका जवाब भी देना आना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो दब्बू और रीढ़ रहित लोग हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अंततः इस एकांकी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि इंसान सिर्फ कहलाने से नहीं होगा और दब्बू बनने से भी नहीं होगा। इस संसार में जीना है तो हमें उसका डटकर मुकाबला भी करना चाहिए। अन्याय के खिलाफ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो हमें चुप कभी भी नहीं बैठना चाहिए। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। रूबल रूस में प्रचलित मुद्रा का नाम। रूस में जैसे अपने भारत में रुपया है, वैसे ही रूस में मुद्रा का नाम है रूबल। नागा उपस्थिति गैर हाजिरी, यानी कि जो हम एब्सेंट करते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, गैर हाजिर होते हैं, उसको नागा बोलते हैं। भीरू यानी कि डरपोक। जातियां नाइंसाफी, अन्याय। गवर्नेंस घर पर बच्चे की देखभाल करने वाली व पढ़ाने वाली महिला को गवर्नेंस कहा जाता है। तनख्वाह यानी कि वेतन। क्रूर यानी कि निर्दयी। निर्मम, निर्मम का अर्थ है ममता से रहित। मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। लेखक ने अपनी गवर्नेंस जूलिया के आत्मविश्वास
वह साहस की परीक्षा लेनी चाहिए थी। हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। लेखक के विचार से इस संसार में निर्दयी व शोषण करने वाले लोगों की कमी नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ इन लोगों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा इसी पाठ का प्रश्न उत्तर लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।